हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन्ड। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि आपको पता है हमारा ये सेशन चल रहा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का। ठीक, इसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अभी तक आपका पार्ट 12 कंप्लीट हो चुका है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जेई के लिए। एसएससी जेई जो होता है आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए। आज हम जो करने वाले हैं ये करने वाले हैं, आज हम करेंगे एंट्रोपी क्या होता है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंट्रोपी की। एंट्रोपी पहले समझेंगे होता है क्या है, इसकी क्या है एंट्रोपी प्रॉपर्टी है। रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, साथ साथ समझेंगे टीएस डायग्राम और इसका डेरिवेशन भी करके देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका आएगा पार्ट 2 में। ठीक, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अदर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं आपके उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए आज जो मैं पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूनिक है, ये हट के है सब चीज़ों से। मैं अभी तक आपको बताया, आपका काफ़ी सहयोग रहा, काफ़ी सपोर्ट रहा आप लोगों का, काफ़ी अच्छा लगता है। पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक दिन में कमेंट्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि आपका भी डिस्कशन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी। देखो इसका नाम, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। कुछ लोग को हो ना कि पहले इसके नाम के बारे में पता चले एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या। देखो सबसे पहले जो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने अपने वीडियोज में बताया आपको क्लोसियस के बारे में। तो सबसे पहले इसका यूज, जो एंट्रोपी का यूज किया था वो क्लोसियस ने यूज किया था। तो क्लोसियस ने इसका यूज किया, क्लोसियस ने एक्चुअली, देखो ये कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए जस्ट नॉलेज के लिए। क्लोसियस ने इसका यूज किया, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब क्या होता है, ट्रॉपी। एक ग्रीक वर्ड है आपका ट्रॉपी, जिसका मीन्स क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है इसका मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन। अब तो सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन से। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या है, अब ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे और एंट्रोपी तक पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो यहीं से ना, ग्रीक वर्ड से हुआ है आपका ट्रॉफी से। देखो जब एंट्रोपी पढ़ना है इससे पहले हमें जानना होगा, आपको मैंने बताया था कि आपने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर अ साइकिल। तो उसमें क्या पढ़ा आपने, टोटल जो हीट होगा वो क्या होगा आपका वर्क डन के इक्वल होगा। तो आपने कहा बिल्कुल राइट है ये तो। लेकिन जैसे ही क्या करा आपने, सेकंड लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ हमने पढ़ा, ठीक है, आपने कहा हाँ सही है, सेकंड लॉ ही पढ़ लिया ना, डायरेक्शन लॉ जिसे बोला आपने। अब क्या है, जैसे आप सेकंड लॉ को एक प्रोसेस के लिए अप्लाइड करते हो तो वहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, डेफिनेशन निकलती है प्रॉपर्टीज की, उससे हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि फर्स्ट लॉ क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी। ऐसी सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ एंट्रोपी। देखो एक्चुअल में होता है क्या है, थर्मोडायनेमिक के अंदर हमें ना तीन चीजों के बारे में पढ़ना होता है, कहते हैं ना वो 3 E's पढ़ना होता है हमें। तो 3 E's क्या होता है आपका, ई एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब है इसमें तीन चीजें पढ़नी होती है पूरे थर्मोडायनेमिक में। पहला है क्या आपका, एनर्जी। सेकंड क्या होता है आपका, ई का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम। और उसके बाद क्या होता है आपका, एंट्रोपी। क्या होता है, एंट्रोपी। तो कहने का मतलब है ये तीनों चीजों पे आपका पूरा थर्मोडायनामिक क्या बेस्ड है। एनर्जी हमने पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा, अभी क्या पढ़ने वाले हैं आपका, एंट्रोपी। एंट्रोपी पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो जाता है थर्मोडायनामिक। बाकी जो अभी आपके टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा वो आपको जानना जरूरी है। चलिए तो हम समझ रहे थे क्या, एंट्रोपी समझा आपने, क्या एंट्रोपी होता है क्या। अब थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि एंट्रोपी को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि ट्रॉपी का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट लॉ को बोला जाएगा लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी, सेकंड लॉ को बोलेंगे डायरेक्शनल लॉ, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका एमसीक्यूज। सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं, या फिर एंट्रोपी कहाँ से निकलती है, सेकंड लॉ से निकलती है, लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। और पूरे थर्मोडायनेमिक हम 3 E's की बात करते हैं, एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा डेफिनेशन के बारे में, क्या एंट्रोपी को आप डिफाइन कैसे करोगे ना, तो डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। एंट्रोपी है क्या, देखो एंट्रोपी क्या है, फंक्शन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ हीट। इट इज जो कुछ बातें आपको नोट करनी होती हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट शो द शो द पॉसिबिलिटी शो द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ दैट हीट दैट हीट इनटू वर्क दैट हीट इनटू वर्क।
ये आपका क्या है, इसे कहते हैं आपका हम, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो, सिंपल लैंग्वेज में एंट्रोपी क्या होता है आपका, एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। 10 बार बता चुका हूं आपको मैं ये पहले भी, जब हमने अपने मैकेनिकल के पार्ट 1 पार्ट 2 किया था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके सारी वीडियोज आप देख पाओगे 1 2 3 करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, छोटी छोटी वीडियोज हैं, 10 या फिर 11 क्वेश्चन का सेट है आई थिंक, ठीक है। 10-11 क्वेश्चंस के सेट है सारे, फटाफट आप देख डालो बैठ के, 1 घंटे के अंदर सारे निपटा दोगे। उससे क्या होगा आपका एटलीस्ट क्या आपका 100 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, ठीक है। वहां पे देखो और क्या हम क्या बोल सकते हैं इसे, हम बोल सकते हैं कि द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम। कहने का मतलब है सिस्टम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो पा रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट हीट इनटू वर्क कितना हो पा रहा है, कितना रैंडमनेस बच जा रहा है सिस्टम का, वही क्या आपका एंट्रोपी है, वही क्या आपका एंट्रोपी है। अच्छा अब देखिए जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, जिसका हम डेरिवेशन भी करेंगे, क्या है वो आपका एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी है क्या चीज, आपसे बोला जाएगा एंट्रोपी क्या है, पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, या फिर ये बोला जाएगा एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है, या फिर आपका प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, इसे भी समझेंगे हम, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि एंट्रोपी कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव। नहीं पता तो आप देखो बता रहा हूं मैं तो। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या आपका आप प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, आप प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। देखिए दो चीजें पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका लिखने वाली बात करें, अगर रिटर्न की बात करें हम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होते हैं वहाँ पे दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा था एनर्जी आ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये दोबारा पढ़ रहे हैं, अब दूसरा ये एंट्रोपी या प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इसका डेरिवेशन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ जाते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ डेरिवेशन, ठीक है। चलिए एंट्रोपी या प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इसका मतलब क्या है, लास्ट टाइम में जब मैंने आपको डायग्राम बनवाया था उस जैसा ही डायग्राम एक हम और बनाएंगे आज समझने के लिए अपने। चलिए डायग्राम बनाते हैं, कौन सा, ये कर्व हमारा है पीवी कर्व, आज समझ लेंगे हम टीएस कर्व क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। चलिए हमने लिया यहाँ से 1, ये है आपका 2, एक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से कोई हम पाथ मान लेते हैं इसे ए, यहाँ से ये वापस रिटर्न हो गया इससे, ठीक है, ये बी है, एक पाथ और मान लेते हैं, ऐसे वापस यहाँ पे आ रहा है, वो सी पाथ है, ठीक। 3 पाथ है, 1 से 1 से 2 प्रोसेस पे जाने के लिए ए से, और 2 से 1 आने के लिए बी और सी, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जरा, अब आपको पता है अच्छे तरीके से क्लोसियस ने क्या बोला, जो क्लोसियस थ्योरम थी भाई, या फिर फ्रॉम लिख सकते हो आप, फ्रॉम क्लोसियस थ्योरम, फ्रॉम क्लोसियस TSEORM। क्लोसियस थ्योरम क्या था आपका, एक रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल क्या था, डेल क्यू बाई टी इक्वल क्या होता है, 0 होता है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए बात करें तो, अगर ठीक है अभी हम रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, समझेंगे अच्छे से अभी दोनों को और अच्छे तरीके से। अच्छा अगर हम अब बात करें अपने सिस्टम की, जो प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है अलोंग द ए जा रहा है वापस, यहाँ पे एक साइकिल के लिए 0 होता है आपका, तो यहाँ से 2 से 1 आ रहा है वापस, हम बात करने वाले किसके, 1 A 2 B 1, ठीक। एक साइकिल होगी आपकी, ये साइकिल होगी, इसके लिए बात करेंगे क्या लिखोगे आप लिखोगे 1 से 2 डी क्यू, 1 से 2 का मतलब क्या है, पाथ ए, छोटा सा लिख देता हूँ, डी क्यू बाई टी प्लस 2 से 1 बाई बी, या फिर बाई सी लिख लो आप, ठीक। सी पहले से बाहर लिख लेते हैं, बाई सी क्या हो जाएगा आपका, डेल क्यू बाई टी इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो आपने बोला बिल्कुल सही है, राइट है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे इसकी 1A2 तक, 1A2 पहुंचे, अब 2 से क्या बी से वापस आ जाएंगे, 2 से बी आए थे यहाँ पे, अच्छे से बी कर लो फिर ना, बी से लिखा है तो 2C1, अब सी से वापस आएंगे तो क्या लिखेंगे हम इसे, देखो यहाँ से गए पूरा, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, 1 से 2 गए ए पाथ से होते हुए, तो डेल क्यू बाई टी प्लस, अब 2 से 1 आए कैसे होते हुए, 2 से 1 आए हम सी से होते हुए, तो क्या लिखा आपने, डेल क्यू बाई टी, ये भी क्या होगा 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को माइनस करोगे, देखो आप सीधे सीधे ये फंडा, ये टर्म जो है पूरा है फिनिश हो जाएगा, ये और ये माइनस करके इक्वल हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इक्वल हो जाएगा, ये क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1 to 2, देखिए यहाँ से देख लो अच्छे तरीके से, 1 to 2, ये तो फिनिश हो गया पूरा आपका, 2 to 1 डेल क्यू बाई टी, 2 to 1 डेल क्यू बाई टी इक्वल 2 to 1 डेल क्यू बाई टी। ये कौन सा पाथ था आपका, ये पाथ है आपका बी, और ये है सी, ये आपका है बी एंड ये है आपका सी, ठीक। दोनों आपके हो गए क्या, इक्वल। अब देखो जरा इसी को समझो जरा, ये दोनों आपके इक्वल हो गए, कहने का मतलब क्या है, आप या तो वापस इधर से आ रहे हो या फिर आप इधर से आ रहे हो, डजेंट मैटर,
इस पाथ से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये क्या है, इस पॉइंट पे एक्सप्लेन हो रहे हैं, इस पॉइंट पे आपका ये बताया जा रहा है। जब आपका कोई भी पॉइंट पे कोई भी आपका चीज एक्सप्लेन की जाती है तो क्या होता है, आपका प्रॉपर्टी होता है। क्यों, आपको पता है ये बात, सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन, और सारे पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आपने देखा यहाँ से क्या, एक बार आपने ये देखा कि जो डेल क्यू बाई टी है वो ये क्या है, ये नॉट अ पाथ फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन, ये कोई पाथ फंक्शन नहीं है। ये पाथ फंक्शन नहीं है तो क्या है, ये तो पाथ फंक्शन नहीं है तो क्या है, पॉइंट फंक्शन है। इट इज अ पॉइंट फंक्शन, इट इज पॉइंट फंक्शन। और सारे पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, सारे पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, आपके प्रॉपर्टी होते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आप बोल पाओगे एंट्रोपी जो है वो क्या है, हेंस एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी क्या है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। चलिए ये बात तो आपको क्लियर हुआ, एंट्रोपी क्या है आपका, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। एंट्रोपी को हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ये बात आती है एंट्रोपी है कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव है या फिर आपका एक्सटेंसिव है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये आपका, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसकी यूनिट की बात करें, अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी वहां पर, न्यूमेरिकल में आप उल्टा पुल्टा कर देते हो। जूल पर केल्विन, जूल पर क्या हो जाएगा इसका, केल्विन। अगर आप देखो यहाँ पे चीज समझ लो, स्पेसिफिक की बात करेंगे जब, ठीक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करोगे तो आपको मास से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने भी स्पेसिफिक होते हैं सारे के सारे क्या थे, आपके इंटेंसिव थे। ठीक, जहां पे आपका मास नहीं होता, डिवाइड कर दो इसको, मास से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो स्मॉल एस इक्वल कैपिटल एस डिवाइड बाई एम। अब इसकी यूनिट क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल पर केजी केल्विन। क्या हो जाएगा आपका, जूल पर केजी केल्विन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो दोनों प्रॉपर्टीज का चेंज है खाली। जहां पे जूल पर केजी केल्विन, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा 1 मार्क्स का आपका। जहां पे जूल पर केजी केल्विन होगा वो स्पेसिफिक एंट्रोपी, जहां पे जूल पर केल्विन होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, नॉर्मल आप एंट्रोपी से बोलते हो वो है। चलिए ठीक, ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं जरा, ये जो एंट्रोपी है वो एक रिवर्सिबल के लिए क्या होगा और इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, इन दोनों बातों को समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए तो हम एक एक लाइन में बीच में बना देता हूँ आपका, ताकि अच्छे से आप समझ जाओ। एंट्रोपी की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे इसे। रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पे समझेंगे हम इरिवर्सिबल के लिए, IRREVER, इरिवर्सिबल। ठीक, यहाँ पे समझेंगे दोनों हम, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए। देखो रिवर्सिबल के लिए क्या है, आपने देखा, अगर आपका, मैं एक कर्व आपको बना के दिखाऊं जरा, यहाँ पे पीवी कर्व बनाते हैं फिर से एक, यहाँ से गया तो 1 से 2, 1 से 2 गया। अब वापस आते समय क्या है, डैश 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 से वापस आओगे तो इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है। ठीक, 1 से 2 जा रहे हैं तो रिवर्सिबल है, और 2 से 1 आ रहे हैं तो इरिवर्सिबल। ऐसा मान लिया हमने, कर्व बना लिया। ठीक, अब देखो जरा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एंट्रोपी S1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, S1 होगा, और वहां पे आपका होगा S2 होगा। S1 स्टेट 1 के लिए है, S2 स्टेट 2 के लिए है। तो चेंज होगा इसमें, चेंज कैसे होगा आपका, फाइनल माइनस का इनिशियल, S2 माइनस का S1। और यहाँ पे क्या है, 1 से 2 डेल क्यू बाई टी। ठीक, ये बात हो रही है किसकी, रिवर्सिबल के लिए। अब देखो बहुत ही स्मॉल अगर आप लोग यहाँ पे, अगर ये रिवर्सिबल है यानी कि मतलब क्या है, इसे अगर आप रिवर्सिबल है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ये, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर ये है आपका, आप क्या बोल सकते हो, जो ds है आपका स्मॉल के लिए, ds है वो क्या हो रहा है आपका, इंटीग्रल हट जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हट जाता है। ये हो जाएगा आपका रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा, ds इक्वल डी क्यू बाई टी। ये बात आप इसे याद रखोगे अच्छे अच्छे तरीके से, इसमें आप गड़बड़ नहीं करने वाले हो। ठीक, तो गड़बड़ कर दोगे काम हो जाएगा खराब। अब देखो आपका ये इनएग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट है, तो ये आपका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्या है ये, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, एग्जैक्ट क्या होता है, इनएग्जैक्ट क्या होता है। जब हीट और वर्क पढ़ा रहा था आपको इसी पार्ट का पीछे, तो आप एक लाइन से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, या फिर कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, वहां पे आप जाके इसका देख पाओगे, वहां से पढ़ पाओगे। आप लोग पढ़ो अच्छे तरीके से, पेपर दो बढ़िया तरीके से। पहले टाइम जो है खराब मत करो, अपना यूज करो, जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर और कुछ चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंट्रोपी डेल क्यू बाई आर, डेल क्यू बाई टी। क्या होगा आपका रिवर्सिबल के लिए, ds इक्वल डी क्यू बाई टी। इस बात को आप याद रखोगे अच्छे तरीके से, स्टार बना के इसे नोट कर लो। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा ये। चलिए आगे बढ़े आप जरा, इरिवर्सिबल के लिए देखो, इरिवर्सिबल के लिए भी डेरिवेशन होता है, हम डेरिवेशन करेंगे नहीं यहाँ पे, हम खाली ये समझेंगे कि जब आपका एंट्रोपी क्या होगा, जब आपका एंट्रोपी इज ग्रेटर देन होगा किसके, डेल क्यू बाई टी के,
वो क्या होगा आपका इरिवर्सिबल, क्या होगा आई, आई लिख दिया हमने यहाँ पे, इरिवर्सिबल के लिए होगा जब जब आपका एंट्रोपी क्या होगा इज ग्रेटर देन होगा डी क्यू बाई टी से, तो वो क्या होगा आपका इरिवर्सिबल के लिए होगा। ये बात आपको याद रखना है। कहने का मतलब दोनों कंबाइन कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल डी क्यू बाई टी, ये हो जाएगा आपका रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए, दोनों के लिए। ठीक, ये समझ में आया आपके। यहाँ पे इक्वेलिटी साइन जो होगा वो रिवर्सिबिलिटी को शो करता है, और जो आपका इनइक्वेलिटी है वो किस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इरिवर्सिबल के लिए। ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, चलिए आप एक स्टार बना के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है आपको, जरा वो क्या लिखना है वो देखो जरा क्या है आपको लिखना है। क्या है आपको अच्छे से पता है, इफेक्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ये पेपर में पूछा गया था आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू से कहने का मतलब है इफेक्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज ऑलवेज टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज ऑलवेज इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। जितना ज्यादा आपका इरिवर्सिबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा एंट्रोपी आपका सिस्टम क्या होगा सिस्टम में इंक्रीज होगा, और एंट्रोपी कभी भी सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स अच्छी कैसे हो सकती है, एंट्रोपी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए क्या है इरिवर्सिबिलिटी जितना होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज होती जाएगी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो एक एक पॉइंट है वो भी नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, जो पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। आइसोलेट सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या हो जाएगा, तो डीएस आइसोलेट सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, जीरो होता है हमेशा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, या फिर इसका मतलब आप कह सकते हो एंट्रोपी इन आइसोलेट सिस्टम आइदर इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, आइदर इंक्रीज, आइदर ये कीजिए आइदर इंक्रीज या इंक्रीजेस और रिमेन, इसका मतलब तो पता चलता है ना आपको, रिमेन कांस्टेंट, ये लिखने की जरूरत है नहीं वैसे ज़्यादा। ठीक है, बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे फटाफट, क्योंकि लिखने से क्या है समय थोड़ा सा कंज्यूम ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ बातें आपको लिखनी जरूरी है, नहीं तो आप 2 दिन बाद सब गायब हो जाएगा। आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट। ठीक, इंक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी क्या होगी आपके आइसोलेट सिस्टम के लिए, या तो ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जीरो के। अब देखो जरा यूनिवर्स की बात की जाए, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है आपकी, उसको भी देख लेते हैं। देखो जब भी आपका यूनिवर्स की एंट्रोपी, यूनिवर्स का मतलब क्या है पहले ये समझ ले जरा, उसके बाद अच्छे समझते हैं जरा इसे। ये आप पूछ सकते हो ना, फिर आप पूछोगे कमेंट में यूनिवर्स क्या होता है, पहले देखते हैं यूनिवर्स होता क्या है। ऐसे ये इंग्लिश के टर्म नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स क्या है आपका, देखो यूनिवर्स का मतलब क्या है, जितने भी आपके सिस्टम है, जितना भी आपका सिस्टम है प्लस जो भी आपका क्या है सराउंडिंग है, सारा क्या होता है आपका यूनिवर्स के अंदर आता है। ये सारा क्या होगा आपका यूनिवर्स है, सारा आपका क्या है यूनिवर्स है। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, आप बोल सकते हो इसे कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, विद इन अ बाउंड्री, इससे बोलोगे आप यूनिवर्स, क्या बोलोगे इसे यूनिवर्स। और यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी क्या हो जाएगी आपकी, यूनिवर्स के लिए पेपर में पूछा जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। आप यूनिवर्स की बात करोगे यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 बातें, फिर से क्या बोलोगे, देखिए दोनों के लिए क्या होगा आपका सेम होता है ये। ठीक, चाहे आप उसे बोल लो क्या क्लोज सिस्टम के लिए बोल लो, या फिर बोल से बोल लो आप ओपन सिस्टम के लिए, दोनों के लिए क्या होगा आपका यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी क्या है वो सेम होगा आपका, इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इस बात को आपको याद रखना है, दिमाग को बिल्कुल सेट रखना है। ठीक, तो आपका क्या है काम सही तरीके से चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब फिर से आ गया आपका टीएस डायग्राम, आपका फेवरेट मेरा फेवरेट टीएस डायग्राम। अच्छे तरीके से समझेंगे इसे, और हम कन्वर्जन जो है वो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ठीक है, कि हम पीवी को टीएस में कैसे चेंज करते हैं, पीवी को टीएस में चेंज कैसे करते हैं, इसके साथ साथ हम एचएस कर्व पढ़ेंगे तो उसको भी समझ लेंगे। कहने का मतलब है पूरा एक ही आपका वीडियो बनाऊंगा, इसमें पूरा डायग्राम पढ़ेंगे हम, खाली उसमें कर्व पढ़ेंगे कुल मिला के। ठीक है, जितने भी कर्व आपके बनते हैं थर्मोडायनेमिक में, उसको चेंज कैसे कर सकते हो आप, क्या कहानी है इसके पीछे, सारा कुछ समझेंगे एक साथ ही, क्योंकि इसे हम अलग अलग पढ़ेंगे फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे टीएस का, पीवी आपको बता दिया था पहले, अब दूसरा है टीएस, उसके बाद साथ जब पढ़ लेंगे एक साथ ही पूरे को डिस्कस कर दूंगा, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज सारा कुछ। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करूंगा, सिलेबस में आपको समझा दूंगा। बच्चे ने पूछा था एसएससी में क्या क्या पढ़ना है हमें थर्मल का, तो मैं बता दूंगा आपका। ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या हमें पढ़ना है। सारी बातें नहीं पढ़नी होती हैं हर पेपर के लिए, तो आप जो पेपर दे रहे हो, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, उसे आप कमेंट में बता दो। जैसे बच्चे ने करा था ऐसा आपका एसएससी जेई के लिए पर्टिकुलर क्या पढ़ना है, बस
मैं उसके लिए बता दूंगा क्या है एग्जैक्ट, ठीक है, तो आप वही पढ़ना। अब टीएस डायग्राम देखते हैं इसका। देखो, अगर आप पेपर के रिस्पेक्टिव व्यूज पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर वही आना है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम जो होते हैं तो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए वही होगा जो आपका सेम चीज़। तो टी हमेशा क्या है, वाई एक्सेस पे होगा, और एस कहाँ होगा आपका, एंट्रोपी कहाँ होगा, वो एक्स एक्सेस पे ले जाएगा, ठीक। इसे आप टीएस डायग्राम बोला जाता है। टीएस डायग्राम में होता क्या है आपका, देखो सीधी सी बात एक समझो आप, टीएस कर्व हमेशा क्या होगा आपका, जो टीएस डायग्राम होगा वो क्या है आपका, जितने भी आपके एंट्रोपी होंगी, एंट्रोपी चेंजेस होंगे, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। देखो एंट्रोपी चेंज क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे ये ए से बी पहुंच गया, टेम्परेचर रेज हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है यहाँ पे, तो टेम्परेचर रेज हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना भी एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, हीट चेंज, क्या होता है, हीट चेंज डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हीट चेंज डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, डीएस बाई डी क्यू बाई टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला, कहने का मतलब है आप बोल सकते हो एंट्रोपी को यहाँ से डेफिनेशन देना है आपके एंट्रोपी, कैसे बोलोगे आप, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ a substance which remain constant when substance is expanded or compressed adiabatically in a cylinder। कहने का मतलब है कि अगर आपका जो थर्मल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की वो कांस्टेंट रहती है जब सब्सटेंस को एक्सपेंड किया जाता है या फिर कंप्रेस किया जाता है आइडियाबैटिक। कहने का मतलब है आप देखो अच्छे तरीके से यहाँ से एक बात क्या समझ में आया आपके, आपने पढ़ा था क्या, आप रिवर्सिबल आइडियाबैटिक जो होता है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक उसे हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या था उस टाइम पे नहीं बताया था मैंने, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है, एस इक्वल कांस्टेंट, यानी कि एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक। ये बात फिर से बोलता हूँ दोबारा, सुन लो अच्छे तरीके से, आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना कि यहाँ से अगर डिफाइन करना है कि ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच रिमेन कांस्टेंट व्हेन सब्सटेंस इज एक्सपेंड और कंप्रेस्ड आइडियाबैटिक इन ए सिलेंडर। अगर उस आइडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हो सिलेंडर के अंदर तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ये बात समझ में आया। अब देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है वो जानना जरूरी है हमारे लिए, उसको समझ लेते हैं, यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे तो छूटे उठेगा नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ हम पढ़ने वाले हैं क्या, सबसे पहले देखो एंट्रोपी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहने का मतलब है कुछ प्रॉपर्टीज जैसी है, क्या क्या है वो आप समझ लेते हैं। देखो अगर आप ना एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी कब, एंट्रोपी कब इंक्रीज हो जाएगी, जब आप क्या करोगे, आप अगर आप हीट को सप्लाइड कर रहे हो, हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाइड, इस बात को ध्यान रखना है आपको, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, हीट सप्लाइड होगा तो, ठीक। एंट्रोपी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी कब, जब हीट क्या होगा, सिंपल सी बात है ये तो, हीट जब क्या होगा, रिमूव किया जाएगा, रिमूव्ड, हीट रिमूव्ड, तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक। अब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट कब, जब क्या होगा, वो प्रोसेस कैसे होंगे, आइडियाबैटिक होंगे, और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शनलेस होने चाहिए, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होगा तब आपका एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक। अब क्या होता है, इट इंक्रीज, ये एंट्रोपी फिर इंक्रीज करती है, लेकिन कंडीशन देखो जरा क्या है, इट इंक्रीज इफ टेम्परेचर ऑफ हीट इज लोअर्ड विदाउट वर्क बीइंग डन इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अच्छे समझे ना, ये इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इस चीज को। कहने का मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज इफ टेम्परेचर ऑफ हीट, if temperature of heat is lowered without work being done as in a throttling process। अच्छा, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, जहां पे एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका, एंथैल्पी कांस्टेंट। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या था, जहां पे आपका H1 इक्वल H2, याद करो जरा, वो है आपका समझा था हमने, एंथैल्पी क्या था आपका, कांस्टेंट था। ये सारी बातें हमने समराइज कर दी, हमने आज क्या पढ़ा आपका, एक बार समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने समझा कि जितने आपके एंट्रोपी हैं, एंट्रोपी क्या है आपका, प्रॉपर्टी है, वो समझ लिया हमने, यूनिवर्स समझ लिया। इसके बाद क्या था, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए समझा हमने, एक डेरिवेशन किया हमने छोटा सा प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक। ये सारी बातों को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टाइम में जो है आपका
एंट्रोपी की जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे हम, प्रोसेस के लिए इसके फॉर्मूले जो आते हैं, वहाँ से एक डेरिवेशन है पेपर में आपका आया हुआ था, वो क्वेश्चन से एडिट आपके लिए लेके आऊँगा और हम समझेंगे इसे। इस साथ साथ क्या कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। एक सेट पूरा तैयार हो चुका है आपका एमसीक्यूज का, नेक्स्ट उसे तैयार रहिए आप, अच्छे से एक बार रिवाइज कर डालिए पूरा, ताकि एमसीक्यूज करें तो उसके आंसर्स आप दे पाओ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी रिवॉन्ट टेक, थैंक यू।